Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, लास्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और जितनी भी डिफरेंशिएशन थी वो भी देख लिया था। तो जो लोग चैनल पहली बार है उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स क्लास 9 to 12 स्पेशली आईसीएससी और आईसी वालों के लिए सारी वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो जो बच्चे पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसके पहले के पार्ट देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि उनको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, माइक्रो माने होता है छोटा, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। इसको तो बाद में देखेंगे, पहले एक चीज देखो। एक इकोनॉमिस्ट थे रैग्नर फ्रिश। ठीक है, रैग्नर फ्रिश एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 1933 में, कब 1933 में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट के पढ़ना पड़ेगा। कौन से दो पार्ट? एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक था मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसने बोला था? रैग्नर फ्रिश ने बोला था कि 1933 में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना है अच्छे से तो हमें उसको दो पार्ट में बांट के पढ़ना पड़ेगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आगे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, स्मॉल बिग। ठीक है, ये तो समझ में नाम से आ रहा होगा। लेकिन देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो को समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे पहले समझो, फिर जो डिफिनेशन वर्ड लिखे हुए सारी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो देखो माइक्रो का अगर देखो, मान लो आप क्लास में बैठे हो। ठीक है, इस टाइम मान लो मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट है। कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो अब मान लो उसमें कई लोग हैं, राहुल हैं, सोनम है, ठीक है, समन है, ओएस है, इस तरह के कई लोग हैं। तो अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो मैं किसी एक को इंडिविजुअली स्पेशली खड़ा करूं और बोलूं, स्टैंड अप राहुल, आप कल क्यों नहीं आए थे? राहुल, आपने काम कंप्लीट किया है? अमरीन, आपने होमवर्क कंप्लीट किया है? इंशा, आपने होमवर्क किया कि नहीं किया? मैं ये क्या कर रहा हूँ? इंशा से अलग पूछ रहा हूँ, राहुल से अलग पूछ रहा हूँ, अमरीन से अलग पूछ रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं एक एक को खड़ा करके पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली। जब कभी भी हम किसी की इंडिविजुअल बात करते हैं, एक अलग अलग बात करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मान लो यहाँ पर राहुल की बात करूं कि राहुल ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, या फिर मैंने कहा राहुल खड़े हो जाओ, मैंने किसको खड़ा कराया? राहुल को खड़ा कराया। तो राहुल किस में आ जाएगा? जब एक इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैं बोलूं कि पूरे क्लास को बोलूं मैं स्टैंड अप क्लास, क्या बोला मैंने? स्टैंड अप क्लास, मतलब पूरा क्लास खड़ा हो जाए। तो अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पूरे क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब पूरे लोग के बारे में, होल, समझ में आ रही बात, सबको साथ में लेके हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल और लेता हूँ, मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जहाँ पे आपका स्कूल चलता है, उसमें अलग अलग क्लास है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स बहुत ही नॉटी हैं, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत शरारती हैं। तो जो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट, अभी मैं एक बिल्डिंग है उसमें पूरा स्कूल चलता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक इंडिविजुअल क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्लास फोर्थ के बारे में खाली बात हो रही, तो वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब हम पूरे स्कूल के बारे में बात करेंगे तो वो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आई बात कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब किसी के बारे में इंडिविजुअली हम लोग जो है स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग किसी के बारे में पूरा उसको कंप्लीट लेके एक साथ स्टडी करते हैं, टोटल स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा ना? उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ लिखा हुआ है, इसको टॉप लाइन बाय लाइन समझ के कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नंबर 1, माइक्रोइकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रोइकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स
ऑफ एन इकोनॉमी सच एज कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। जब हम किसी प्रोड्यूसर के बारे में बात करें, किसी कंज्यूमर के बारे में बात करें, मतलब किसी एक को लेके बात करें, तो वो क्या हो जाएगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब किसी एक पर्टिकुलर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल मतलब पूरा, सबको लेकर एक साथ, नेशन वाइज देखे तो। एंड इट्स एग्रीगेट्स मतलब मान लो टोटल, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, सच एज नेशनल इनकम, टोटल कंजम्पशन, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा। मतलब जब पूरे देश की इनकम के बारे में बात हो, पूरा देश में कितनी इनकम हो रही है, यहाँ पर इंडिविजुअल की इनकम, एक पर्सन की इनकम, यहाँ पर नेशनल इनकम, पूरे राष्ट्र की क्या इनकम है, टोटल कंजम्पशन, पूरे राष्ट्र में कितना कंजम्पशन हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल पूरे देश का क्या प्राइस लेवल है, यहाँ पर किसी एक चीज का प्राइस लेवल क्या है, यहाँ पर पूरे होल नेशन का क्या प्राइस लेवल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स, दैट इज प्राइस ऑफ गुड्स इंडिविजुअली। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टडी करते हैं क्या, प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में, मतलब क्या प्राइस होगा गुड्स ऑफ इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअल गुड्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल समझते हो, अलग अलग जितने भी गुड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, उनका क्या प्राइस सेट होगा, कितना प्राइस रखना है, कम होगा ज्यादा होगा, ये आता है। मैक्रो में क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब टोटल आउटपुट क्या होगा, और जनरल प्राइस लेवल मतलब पूरे प्राइस लेवल किसका, पूरे कंट्री का। नंबर 3, डिमांड एंड सप्लाई। दिख रहा है ना आप लोगों को बोर्ड पे, एक्चुअली मार्केट उस टाइम लाइट चल रहा था तो पहले ही नोट हो गया था। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हुई तो बताना, मैं इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिमांड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई होती है किसकी, पर्टिकुलर कमोडिटी की, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की होती है। समझ में आ रही बात, होल की नहीं, सबको लेके साथ में नहीं होती, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, आर द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है, इसका मेन टूल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो में क्या है, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, एग्रीगेट लिखा हुआ, ठीक, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर द मेन टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब जब टोटल डिमांड, पूरे देश में कितनी डिमांड है, पूरे देश में कितनी सप्लाई है, किसकी, गुड्स की या फिर सर्विसेज की, इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेशन क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देयर इज हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ पे लिखा नहीं है एग्रीगेशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें एग्रीगेशन क्या होता है, हाई डिग्री होता है, ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया है। कल ही वीडियो आएगी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की, जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जो मेन टॉप जो आपके टर्म्स होंगे उसकी आएगी, जो आपका सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, तो उसको भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊंगा। और आपका अगस्त में कोशिश करूंगा कि 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग हाफ ईयरली के एग्जाम अच्छे से दे पाओ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो अभी से कि आपके हाफ ईयरली पेपर या यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट होगा, कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके और मैं उसी हिसाब से सिलेबस की स्पीड बढ़ा सकूं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी संडे है, 15 अगस्त से 2 दिन हॉलीडे रहेगा, टाइम अवेलेबल रहेगा मेरे पास, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।